नहीं शायद मैं तेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बायगास। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग बात कर रहे हैं अपना DSSB में PY की सीरीज़ को लेते हुए, और फिलहाल हम करंट के पेपर कर रहे हैं जो पेपर आपके हुए हैं कब? जून में हुए हैं, है ना। जून में ये पेपर हुए थे। इससे पहले 2 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। 10 जून के जो वाटर का पेपर था वो कंप्लीट कर लिया है हमने। 2 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, ये तीसरा पेपर है आप लोगों का, और आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी शिफ्ट है आप लोगों को दिख रहा होगा, थंबनेल में लगा दिया मैंने, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कौन सा पेपर है, कब आया है, कैसे कैसे क्या है। ठीक है, इसका मैथ सेक्शन हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो 2 पेपर कर लिए हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग जाके देख सकते हो, सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगे। पहली और दूसरी क्लास आपको शायद 56 या 57 नंबर से मिलेगी, और उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से चलेगा। वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा हो गया था, उसके बाद सीक्वेंस से मिलेगी। ये शायद क्लास नंबर 6 होगी आपकी, है ना। तो इससे पहले जितनी भी क्लास आप लोगों को देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस के साथ आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके। बात क्लियर है? ठीक है। किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ और वहाँ से PDF ले लो। ठीक है, साथ ही साथ DSSB में जितने भी पेपर हो रहे हैं हम उन सबको कवर कर रहे हैं, लगभग 2019 से लेकर 2024 तक के जितने। फिलहाल हम करंट के पेपर कर रहे हैं, इससे पहले भी हम कई सारे पेपर कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी DSSB का कंटेंट है, मैथ सेक्शन आपको यही मिल जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से उसे ज्वाइन करके PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को क्या दिया गया था, है ना। 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बाकी सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपये है यदि इसका लाभ 25% है, यदि लाभ प्रतिशत 35 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले 1। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। एक चीज़ देखना, हमें नहीं पता क्या है, हम CP मान लेते हैं 100 रुपये है। CP माना हमने कितना, 100। अगर SP की बात करते हैं, वो कह रहा 25% का लाभ होगा, तो इसका मतलब 25% फालतू पर बेची होगी वस्तु, तो इसका मतलब 125% पर बेची गई होगी। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? भाई 100 CP 125 पर बेच रहा है, जो भी 25% का लाभ होगा। उसने क्या कहा है कि विक्रय मूल्य 750 है, तो इसका मतलब 125% में बेच रहा है, और वो कह रहा है कि 750 में बेच रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 125% की वैल्यू कितनी है, 750। हमें CP निकालना है, तो इसका मतलब हो गया 750 बटे 125 मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हैं। मल्टीप्लाई क्यों? हमने CP 100 माना था, तो CP निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 125% की वैल्यू ये हो गई, तो 100% की वैल्यू जो भी होगी वो CP आ जाएगा। 25 पंज 125, 25 चौक 100। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, 55 25 हो गया, 15 चौक 60। तो इसका मतलब ये 600 रुपये आ गया। 600 रुपये क्या आ गया हमारे पास, CP निकल करके आ गया। इसको ऐसे लिखो। ठीक है, CP की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 600, 600 रुपये आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसे 35% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब 35% का लाभ चाहिए। 100% की वैल्यू है, 35% का। अब देखो 600 100% की वैल्यू है। ठीक है, उसे निकालनी है 135% की वैल्यू, तो 135 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई किया 6 पंजे 30 और 13 6 78, 78 और 3 81। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस बन जाएगा हमारे पास कितना बन जाएगा, 830। बात क्लियर है? तो 100 मान के बेहद आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की और देखते हैं कि 2 में क्या दिया गया है। बाद बाकी किसी प्रकार की कोई डाउट, शंका, संदेह बनता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कमेंट का रिप्लाई मिलेगा सबसे पहले तो, और साथ ही साथ समाधान भी मिलेगा। ठीक है, खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और देखते हैं कि 2 में हम लोगों को क्या दिया गया है। कहता है कि 1728 का 35% कोमा यू से 44% अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1728 का जो भी संख्या 35% है। ठीक है, 35, देखो यहाँ परसेंट का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, कह रहा है जो भी संख्या है यू से 44% अधिक है।
144% अधिक है। अगर मान के चल ले हम यहाँ पर कि यू रही होगी 100% तो ये 144% रही होगी, और किसकी बात कर रहा है वो, इस संख्या की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या बराबर होगी 144% के। बात समझ पा रहे हो, ये संख्या बराबर होगी 144% के, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम बटे में यहाँ पर 100 भी रख सकते हैं। 100 से 100 काट दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 1728 ना, 1728 12 का क्यूब होता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लो, काटने में कैलकुलेशन में आसानी होगी, ठीक है। अदरवाइज तुम इसे 12 से काट सकते हो। 12 देखो 12 12 144 होता है, और 12 की मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से ये 12 12 144 चला गया। मैंने कुछ भी जादू नहीं किया यहाँ पर, मुझे क्यूब याद था इसलिए मैंने ऐसे रख लिया। आपको क्यूब नहीं याद तो 12 से काटो, 12 एकम 12 12 दूनी 24, 12 से इसको भी काटोगे तो इजीली आप लोग काट सकते हो। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ बचा है हमारे पास 12, इस 12 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 12 पंजे 60, 12 दिए 36, 36 और 6 42। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आ गई किसकी, यू की, कितनी आ गई, 420 वैल्यू निकल करके आ गई। समझ पाए क्या मेरी बात को? हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, यू कह रहा है जो भी ये वैल्यू है यू के अकॉर्डिंग 44% अधिक है, तो हमने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब ये हो गया ये जो भी वैल्यू रही है वो 144% रही होगी। हमने इसको यहाँ से काट दिया, हमने जो भी था काट पीट कर दी। काटने पीटने के बाद जो भी आया हमारे पास, हमने उसका 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 100% की वैल्यू निकालनी थी। तो वो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 420 आ गई। बात क्लियर है? तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, 420 हो जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, एक छात्र ने अंग्रेजी तथा इतिहास में समान अंक प्राप्त किए। इतिहास तथा गणित में प्राप्त अंकों का अंक देखो 6 7 है, ठीक है। 3 विषय में उनके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 38% है। तो प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। तो उसने इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, पहले तो इंग्लिश है तो हम पहले लिख लेते हैं इंग्लिश का, ठीक है। फिर हैगा हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री का लिख देते हैं, और फिर उसके बाद अपना मैथ आ गया, ठीक है। तो देखो इन दोनों के तो समान है, इसका अलग है, और इसका रेशो 6 7 दे रखा है। जब इसका रेशो हिस्ट्री और मैथ का रेशो 6 7 दे रखा है, तो इसका मतलब इंग्लिश भी 6 ही होगी, क्योंकि उसने बोला है ना कि इंग्लिश और हिस्ट्री तो सेम है। तो हमने कर दिया इंग्लिश और हिस्ट्री सेम कर दिया है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हमारे पास ये टोटल कितना हो रहा है, तो आप लोग ये देखेंगे हमारे पास ये बन रहा है टोटल रेशो 19। बात क्लियर है? क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, 3 विषय में उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक का 38%। तो देखो 3 विषय, एक चीज़ देखना, 38% जो हैगा एक विषय का है, तो 3 विषय में अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया हमारे पास, 38 मल्टीप्लाई 3। बात क्लियर है? तो 38 मल्टीप्लाई 3 यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से ये टोटल आ गया कितना, 38 मल्टीप्लाई 3। हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास टोटल 19 है। तो 38 मल्टीप्लाई, देखो एक सब्जेक्ट का इतना था तो 3 का इतना करेंगे, हमने अपना टोटल किया, यहाँ पर भी टोटल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट का साइन है ना, तो नीचे 100 आ ही जाएगा। बात क्लियर है? ये 19 यहाँ पर है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोटल मार्क्स 100 भी तो हैं, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्वेश्चन को लास्ट में देखोगे तो प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितने हैं, 100। तो इस 100 से तो ये 100 चला गया, और 19 दूनी 38 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से एक की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास 6 आ गई है। बात क्लियर है? अगर हिस्ट्री की पूछता है तो हिस्ट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे पूछता है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे पूछता है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं किसका पूछा गया है, इतिहास का पूछा गया है। तो इतिहास का 6 6 36 हो जाएगा। इतिहास और इंग्लिश में सेम मार्क्स होंगे, इंग्लिश का पूछता तो भी 36 होते, गणित का पूछता तो 42 अंक हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेहद आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, फिर भी नहीं समझ आती तो वीडियो को आगे पीछे करो। कमेंट बॉक्स पूर्ण रूप से आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक, यह रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो भी था आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग।
बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका हैगा 4 की, है ना। देखो राहुल 10 घंटे में 40 मिनट में 70 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है तथा वापस आ जाता है। वह धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर अथवा धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर समान समय में तय करता है। धारा की गति क्या है? धारा की गति क्या है? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? देखना 15 किलोमीटर या फिर 7 किलोमीटर उतने ही समय में, मतलब कि एक जगह तो 70 किलोमीटर चल रहा है 10 घंटे 40 मिनट में, और फिर 15 किलोमीटर की बात कर रहा है और 7 किलोमीटर की बात कर रहा है 10 घंटे में। तो ये तो संभव नहीं होगा। इसको थोड़ा सा डिजिट बदल देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन डाउट में है। बाद बाकी आप लोगों में से किसी को करना है तो कर सकते हैं, और मैं भी एक बार फुर्सत से इस क्वेश्चन को देख लूँगा। फिलहाल के लिए इसे स्किप करते हैं, शायद ये गलत है, डिजिट गलत है इसमें, है ना। डिजिट बदल देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ 15 की जगह और 7 की जगह अगर कुछ रख दें तो शायद हो जाएगा। बाद बाकी आप में से किसी को करना है तो कर सकते हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या दिया गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, है ना। एक आयत की लंबाई को 5% बढ़ा दिया गया, उसका क्षेत्रफल समान रहे इसके लिए उसकी चौड़ाई को कितने % कमी की जाए। देखो मैं इसके लिए एक उदाहरण बताता हूँ, उसके उदाहरण के हिसाब से आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। देखना एक चीज़ समझना आप लोग, मैंने कहा 100 रुपये पेट्रोल का जो रेट है वो 100 रुपये है, ठीक है। पेट्रोल का रेट कितना हैगा? 100 रुपये लीटर है, ऐसा मान के चलिए फिलहाल के लिए। 1 लीटर पेट्रोल आता है 100 रुपये प्रति लीटर। 1 लीटर पेट्रोल आता है कितने रुपए का? 100 रुपये का, ठीक है। मैंने कहा 100 रुपये प्रति रुपये लीटर था। आप क्या करते थे? कंटिन्यूसली घर से 100 रुपये लिए आपने कि ये पेट्रोल के हैं, और आपने पेट्रोल डला लिया बाइक में अपनी भी, ठीक है। बाइक स्कूटी जो भी है, निरंतर आप ऐसा करते चले गए, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, पेट्रोल का रेट 5% बढ़ गया, तो 100 से कितना हो जाएगा? 105 रुपये बढ़ गया। अब ये जो हो गया वो कितना हो गया? 105 रुपये लीटर हो गया, बात क्लियर है। लेकिन आपके पास बजट क्या है? आपने कहा जी 100 रुपये ही है जो कि मैं दे सकता हूँ पेट्रोल के लिए। उसने कहा कि पेट्रोल कम आएगा, पेट्रोल की क्वांटिटी कम आएगी। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल की क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन डालो 100 का ही। तो कितने % कम आएगा अगर आपसे ये पूछा जाए तो एक चीज़ देखना, 5 रुपये का पेट्रोल कम आएगा। भाई 100 रुपये लीटर था, 105 हो गया, तो इसका मतलब आपने 5 रुपये कम दिए तो 5 रुपये का पेट्रोल कम आएगा। किसके बिहाफ पर? 105 रुपये के हिसाब से, क्योंकि नया जो रेट आ गया वो कितना आ गया? 105 रुपये आ गया। बात समझ पा रहे हो? इनटू में इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका रहेगा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आ जाइए बस। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ और इसको समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो अभी डायरेक्ट भी बताऊँ मैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे आप लोग इसे। एक आयत की लंबाई को 5% बढ़ाया गया। देखो आयत की लंबाई पहले कुछ भी रही हो हमें नहीं पता, लेकिन 5% बढ़ा दी गई है, तो 5 बढ़ा दी गई है, तो इसका मतलब अब जो बढ़ गई है वो 105 हो चुकी है। बात समझ पा रहे हो? तो 5 बढ़ गई किस पर? 105 पर, इंटू में 100। अगर ऐसे समझ आ रही है बात तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं आ रही समझ तो आप लोग इसको कैसे करेंगे। देखो जैसे लंबाई पहले इनिशियली कितनी रही होगी? 100 से कितनी कर दी अब लंबाई? 105 कर दी। बात क्लियर है? अब देखो चौड़ाई तो पहले 100 ही थी, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब हमें चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई को, जब लंबाई बढ़ गई चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 5, ठीक है। लंबाई को है ना, तो चौड़ाई को कितने % की कमी? हाँ, तो 5 की कमी होगी, किसके बिहाव पर होगी? जो बढ़ जाती है संख्या उसके बिहाव पर होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 105। अगर ऐसे भी नहीं समझ आया तो डायरेक्ट करना सीख लो। मैंने बहुत आराम से बेसिक समझा दिया। सारे क्वेश्चन होंगे इस तरीके से, इस प्रकार के। कभी भी कहता है बढ़ गई ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे किया करो। देखो 5 बढ़ी है ना, तो डायरेक्ट 105 पर, 100 पर ही बढ़ेगी, इंटू में 100, बात खत्म। कभी भी कहता है कि 10 बढ़ गई तो 10/110 रख देना आंख बंद करके, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगर आपसे कह देता कि 10% कम होती है तो 10 अब 100 में से ही घटेगा, इसका मतलब 90 आ गया, इंटू में 100। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, सारे के सारे कर लोगे। बढ़ती है तो 100 पर 100 नीचे 100 में प्लस कर देंगे, कम होती है 100 में से ही माइनस कर देंगे। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। और बात करते हैं 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या दिया गया है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि
5 है, ठीक है। और यहाँ दे रखा है आपको B/3 और ये दे रखा है C/6। अब एक चीज़ देखना आप लोग, यहाँ पर रेशो दे रखा है 2:6:3 ऐसे दे रखा है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है 2, ठीक है। तो इसके सामने रख देते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसकी वैल्यू 6 कर देंगे और इसकी वैल्यू जो है यहाँ से अब इसको हटा दो, इसकी वैल्यू हमने 3 मान ली, ठीक है। रेशो तो दे ही रखा था, तो यहाँ पर हो गया 3। अब यहाँ से ABC की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। ए की वैल्यू की बात करेंगे तो 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। 6 × 18, B की वैल्यू जो आ गई 18 आ गई, ठीक है। C की वैल्यू जो आ गई है, कुछ गलत कर दिया क्या? 6 × 18 और नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो C की वैल्यू भी 18 ही होगी, ठीक है। अब इनका रेशो पूछा है तो देखो 10, 18 और 18, तो इसका मतलब रेशो जो आएगा हमारे पास 5:9:9 आ जाएगा, है ना। दिख रहा है ना नीचे तक? 5:9:9, बिल्कुल ठीक है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बेहद आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया हम लोगों ने। तो ये बात रही आपकी कौन सी, क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। चलेंगे 7 की ओर और देख लेते हैं 7 को। देखो 7 में कहता है यदि एक वर्ग की भुजा 15% बढ़ाई जाती है तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी। देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, 4a। भाई एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, ठीक है। हमने मान लिया कि 4 और पहले की भुजा कुछ नहीं होती तो हम 100 मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये 400 रही होगी। अगर वो कहता है कि 15% बढ़ गई तो 400 पे 15% बढ़ी है तो इसका मतलब 115 हो गई, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 460 हो रही है। बात क्लियर है? अब देखो पहले 400 थी, फिर 460 हो गई, तो इसका मतलब 60 बढ़ी है किस पर, 400 पर, इंटू में 100। 2 0 से 2 0, यहाँ से काटा तो 15%। तो ये तो हो गया एकदम बेसिक तरीका, आप कैसे करेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। एक चीज़ देखना, जो चीज़ पहले थी वो चीज़ बाद में भी होगी, मतलब कि 4 तो पहले भी था, 4 बाद में भी होगा पेरीमीटर का, तो 4 से तो कोई मतलब होगा ही नहीं। बात समझ रहे हो? अब देखो 100 बचा, 100 से 115 हो गई, 100 से 115 हो गई, तो सिर्फ 15% ही तो बढ़ी है। तो आप लोग डायरेक्ट भी कह सकते थे ये 15%, ठीक है। अगर ऐसे समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक तरीका तो है ही अपना, जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं आप चीज़ों को, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8, है ना। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 4 कुर्सियों का मूल्य 4 मेज के मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है। 4 कुर्सी, तो देखो यहाँ हमने लिख दिया चेयर, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया अपना टेबल। तो 4 कुर्सी हैं, 4 मेज हैं, ठीक है। इसका जो रेट है, चेयर जो है वो कुर्सी से 20%, अगर इसको हम 100% मानते हैं तो इसका जो रेट रहेगा वो 120% रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। 4 मेज का मूल्य 504 है, तो इसका मतलब 4 मेज का, इसकी वैल्यू जो दे रखी है 504 दे रखी है, तो इससे भाग कर देंगे। 4 मेज का 504 है तो 4 से भाग करके 1 मेज का निकाल लेंगे। बात क्लियर है? तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, 1 मेज का निकाल लिया। 1 मेज का निकालने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, जो भी होगा ये आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे 5 कुर्सी को पूछा। अब एक चीज़ देखना, ये तो 100% की वैल्यू आ रही है ना, ये जो भी आएगी 100% की वैल्यू आएगी। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, 504/4 और ये वैल्यू 100% की, तो बटे में 100 रख दिया। हमें 5 कुर्सियों का निकालना था, ठीक है। 5 चेयर का निकालना, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो, क्यों बार बार कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। और कितना, 120%, बस। अभी इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट आंसर। 0 से 0 काटा, है ना, और 4 3 12, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 से काटा तो 25 और 2, ठीक है। तो ये हो गया 6 25 थी 75, 556 आ गया। बात क्लियर है? तो मैं एक बार फिर बताता हूँ कि किया कुछ भी नहीं है, हमने 4 की वैल्यू दे रखी थी तो 1 की वैल्यू निकाल ली, 1 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर आप 5 से कर दोगे तो 5 चेयर का आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें 120% भी तो निकालना होगा, क्योंकि चेयर जो है वो टेबल से 20% अधिक है। ये 100% की वैल्यू ये थी, हमें 120% की निकालनी थी, तो हमने निकाल दी। 756 है क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आंसर विल बी 756। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं कि क्या दिया गया है। यदि 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 विनय अकेला 6 दिन में एक कार्य का 10% भाग करता है। देखो विनय, ठीक है, 6 दिन में
एक काटेगा 10%। एक चीज़ बताना, 10% का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया जैसे ही ये साइन हटता है, प्रतिशत का साइन हटता है, तो नीचे जो आता है वो 100 आ जाता है। बात क्लियर है। अब ये यहाँ से हो गया 1/10 भाग। 1/10 भाग काम करता है विनय 6 दिन में, तो पूरा का पूरा 10 भाग कितने दिन में करेगा, तो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करेगा कितने दिन में, 60 डेज में। बात क्लियर है। तो बस ये आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव डन इट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। एक दुकानदार एक बोतल को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो देखो सीपी हमने माना, सबसे पहले सीपी ले लो, एक एसपी ले लो, ठीक है। 20% के लाभ पर बेचता है, उसे 30% कम में खरीदता। तो देखो एक चीज़ देखना, हमने इसको 100 माना, 20% के लाभ पर बिकता है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। बात क्लियर है। 120%, ये हो गया हमारे पास 100%। वो उसने अगली लाइन में ही कहा कि वो 30% कम में खरीदता, तो इसका मतलब ये हो गया 30% कम में खरीदता, इसका मतलब 70 में खरीदता। 70/100, परसेंट का साइन यहाँ से हटेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 से 100 काटा तो यहाँ पर 70% आ गया नया हमारे पास। बात क्लियर है। अब 70% और बराबर में, मतलब कि ये दे रखा है हमारे पास 120%। अभी इसको नहीं छेड़ेंगे। उसने क्या कहा, खरीदता तथा 121 रुपये कम में बेचता, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई कितनी, 121। 121 कम में बेचता। बेचने की बात करेगा तो इधर रखेंगे, खरीदने की बात करेगा तो सीपी में रख रहे हैं, और कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने से उसे 40% का लाभ होता। एक चीज़ बताना, 100 की वस्तु है, ठीक है, 40 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस है। बात समझ रहे हो, ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, ये है कॉस्ट प्राइस। तो देखो सीपी 100 है, एसपी कितना हो गया हमारे पास, 140, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं। 40% का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। देखो लाभ जो भी होगा आपको किस पर होगा, सीपी पर होगा। 40% का लाभ होगा, इसका मतलब 100% की वैल्यू तो ये दे रखी है आपको, आपको निकालनी थी 140% की वैल्यू। तो 140% की वैल्यू जैसे ही आप लोगों ने निकाली, बटे में 100 रखा, तो ये आ गया 14 7 98, 98%। समझ पा रहे हो। अब लेकिन ये एसपी बन गया, ये भी एसपी बन गया। अब ये एसपी बन गया और ये भी एसपी है, हम कह रहे हैं 98%, और उसने कहा कि 120% माइनस 121। तो अब हमने इसको बराबर में रख लिया, क्योंकि ये भी एसपी हो गया, वो भी एसपी हो गया। 40% के लाभ पर बेचता, तो इसका मतलब 98 पर बेच रहा है। किस रेट की वस्तु को, 70 रुपये की वस्तु को। बात क्लियर है। अब देखो परसेंट में से परसेंट घटेगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर आएगा ये, तो माइनस का 22% हो जाएगा। हमने 98 में से 120 घटाया, इक्वलिटी को इधर आने पर साइन बदल जाता है। बराबर में माइनस का है हमारे पास कितना, 121%। बात क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने, और अब इसको काटो, 121 बटे कितना, 22। देखो हमें सीपी की वैल्यू निकालनी थी, सीपी हमने 100% माना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 11 दूनी 22, 11 11 121, 2 से काटा 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 550 रुपये। अब ये आ गया 100% की वैल्यू, मतलब कि सीपी की वैल्यू निकल करके आ गई आपकी 550। ये लॉस एंड प्रॉफिट का बहुत ही चर्चित टाइप है एक, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अगर मैं किसी टाइप का कोई क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो उसके जैसे सारे क्वेश्चन उस टाइप से होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं हो रहा, तो आप लोग टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। डाउट ग्रुप बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट मिले, ठीक है, लेकिन शाम तक, रात तक मिल जाएगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, है ना। 10 तक कर लिया ना हम लोगों ने, हाँ जी। यदि मोहन 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुल को 3 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई। देखो बेहद आसान है, पुल की लंबाई, डिस्टेंस पूछा गया तो स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, करना, आसान सा क्वेश्चन है। देखो और इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये 3 मिनट है, 3 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है आपको। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करना ना भूलें, है ना। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। काफ़ी सारे तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने किए थे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक लगता है कि हाँ, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा है। खैर,
धन्यवाद उन सभी का जितने भी लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 10 वयस्क या 30 बच्चे एक कार्य को 93 डेज में कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि या तो 10 बच्चे हों, वयस्क, वयस्क का मतलब हो गया 10 वयस्क, या फिर 30 बच्चे, 30 बच्चे एक काम को 93 डेज में करते हैं। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। पहले ये कह रहा है वयस्क का मतलब होता है एडल्ट, एडल्ट का मतलब समझते हो ना, 18+, उसे कहते हैं वयस्क। आ जाओ, कह रहा है या तो 10 आदमी दे दो, 10 आदमी, 10 वयस्क दे दो, या फिर कह रहा है 3 बच्चे दे दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, कह रहा है उसे तो काम कराना है। जैसे कि आपके यहाँ लेबर का काम चल रहा है, आपने कहा कि अगर मान के चलो 18 साल से ज़्यादा के बच्चे आएंगे, 18 साल से उम्र के अधिक उम्र के जो आएंगे व्यक्ति, तो उनकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। ठीक है, बच्चों की स्पीड कम रहेगी। तो यहाँ से कितनी, अब यहाँ से 0 से 0 काट दिया, तो इसका मतलब ये हो गया एक वयस्क बराबर है 3 बच्चे के। जहाँ पर एक वयस्क काम करता है वहाँ 3 बच्चे लगाने पड़ते हैं हमें काम पर। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब मैं कहूँ कि 93 डेज काम कर रहे हैं और हमने काम करा दिया बच्चों से। बच्चे कितने थे तो टोटल 30। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा वो आ जाएगा टोटल वर्क। भाई हमने 93 डेज तक 30 बच्चों से काम कराया। या तो आप वयस्क से कराओ या फिर बच्चों से कराओ। हम अधिकांश क्या करते हैं, हम जो ज़्यादा नंबर होते हैं ना उससे कर देते हैं। ज़्यादा नंबर जैसे कि 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें कन्वर्ट करने में आसानी होती है। बात क्लियर? आ जाओ अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। कह रहा है कि 7 वयस्क, अब कह रहा है 7 वयस्क, 7 वयस्क और कितने बच्चे। देखो और का मतलब प्लस होता है, तथा, तथा का मतलब भी प्लस होता है, वैसे तथा दे रखा। और 10 बच्चे, 10 बच्चे। अब एक चीज़ बताना आप लोग, 7 वयस्क हमें बच्चे बनाने हैं, तो एक बच्चा, एक वयस्क बराबर 3 बच्चे के हैं। तो 7 वयस्क किसके बराबर होंगे, मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। ठीक है, एक आदमी बराबर 3 बच्चे के हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 वयस्क आ गए। ये आ गए हमारे पास कितने, 7 वयस्क प्लस 10 बच्चे। सॉरी, वयस्क नहीं रहे, अब ये भी बच्चे हो गए। ठीक है, इसके स्थान पर ये भी बच्चे हो गए और ये 10 बच्चे हैं हमारे पास। तो टोटल हमारे पास जो बच्चे हो गए वो 31 बच्चे हो गए। बात क्लियर है? हमें ये कार्य बच्चों से ही कराना था, क्योंकि पहले भी हमने बच्चों से ही कराया है। बात क्लियर है? अब देखो उस बात को मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। अगर मान के चलो आप कह रहे कि वयस्क में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, तो देखो 1/3 हो जाएगा। फिर 1/3 यहाँ कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत होती कि बच्चों को, 10 बच्चों को 1/3 करोगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं। ज़्यादा संख्या किसकी थी, बच्चों की थी। खैर, तो यहाँ से इसको काटा, ये टोटल वर्क था, टोटल वर्क था। ये व्यक्ति आ गए, तो 30 या 90, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 90 डेज। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों के लिए हो गई होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और चलेंगे 13 की और देख लेते हैं कि 13 में हम लोगों को क्या दिया गया है। चलिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों से। कह रहा है कि एक राशि पर 17 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 15,554 रुपये था। ठीक है, पहले वर्ष 12 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से तथा अगले 5 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर से राशि पूछिए, राशि क्या होगी। एक चीज़ बताना, आप लोग ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज। ठीक है, SI इंटू प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक है, ये हो गई एक की बात। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, P इंटू R इंटू T, क्योंकि उसने 2 भागों में ब्याज को बांट दिया है, 2 भागों में ब्याज को बांट दिया। हम टोटल कर रहे हैं क्योंकि उसने टोटल ब्याज जो हमें दिया है, देखो ऐसा करने से ब्याज निकलेगा, और उसने टोटल जो ब्याज दे दिया हमारे पास 15,540। तो हमने दोनों वर्ष का, मतलब कि एक बार तो 12 वर्ष का, एक बार 5 वर्ष का, 12 5 17 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, ये टोटल दे रखा था। अब देखो यहाँ रेट के बदले यहाँ रख देंगे कितना, कितना परसेंट है का, 5% है। टाइम रख दिया हमने या 12, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दे रखा है आपको कितना, 5 वर्ष और 2%। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं करना है, इनको जोड़ लेते हैं। देखो नीचे से एलसीएम लेंगे तो 100 का 100 ही आ जाएगा, ऊपर एज इट इज जुड़ जाएगा कि नीचे तो 100 ही है। तो 12 पंजे 60, तो हमने लिखा 60 प्लस 5 दूनी 10, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर जो आ जाएगा 70p आ गया, 70p 70p। तो देखो p के मतलब है, चलो छोड़ो इसको भी छोड़ दो अभी। ठीक है, 70p बराबर हमारे पास हो गया दिस वैल्यू। बात क्लियर है? 0 से 0 को काटा और ये हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो यहाँ से p की वैल्यू जो देखो, p की वैल्यू निकलेगी ना, p की वैल्यू कितनी निकलेगी, 33300।
ये हमारी पी की वैल्यू निकल गई। प्रिंसिपल कितना था? 22,200 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोग समझ पाए हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। देखो 14 में आपको हिंट दे देता हूँ, बाद बाकी ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। आसान सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको। कह रहा है जी एच और जे इनकी वैल्यू 7, 5 और 8 दे रखी है। आपको कुछ भी नहीं करना, वैल्यू को पुट कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है ना। वैल्यू को पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ना बटे में आएगी, नीचे एलसीएम लेके कन्वर्ट करके। थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है मतलब इतना भी ठीक नहीं है कि तुम ना हो, ठीक है। अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर किसी ने इसका आंसर नहीं दिया या नहीं दे पाया कोई व्यक्ति, तो इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद करना हो जाएगा आप लोगों से। मैंने हिंट दे दी है, सभी की वैल्यू पुट कर देना। पुट करने के बाद आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी फ्रैक्शन बनेगा ना, अपोन में संख्या बनेगी, एलसीएम ले लेना, एलसीएम में बराबर में मल्टीप्लाई में रख देना और एक एक की वैल्यू अपने आप निकलती चली आएगी। एलसीएम किसका? नीचे वाली संख्या का लेना है आपने, ठीक है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। एक कमीज 1480 रुपये में खरीदा जाता है, 30% की हानि पर बेच दिया जाता है। तो देखो सीपी हम इनिशियली 100 मानते हैं और बेच रहा है, हानि पर बेच रहा है ना, कितने की? 30% की हानि, इसका मतलब 70% पर बेच रहा है, ठीक है। तो उसने दे रखा है कि खरीदी है 1480, इसका मतलब है कि 100% की वैल्यू 1480 है, हमें 70% की वैल्यू निकालनी है। तो 1480 बटे 100% और इनटू में 70% की निकालनी थी, तो मल्टीप्लाई 70 कर दी। 0 से 0, 0 से 0 काट दिया, तो 7 8 56, 14 7 98, 98 और 5 कितना होता है? 103, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? अब हमने एसपी की तो वैल्यू निकाली है, 70% की वैल्यू निकाली है ना, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये तो रही आप बात किसकी? क्वेश्चन नंबर 15 की। चलते हैं 16 की ओर, ठीक है 16 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। एक रेलगाड़ी की गति एक गाड़ी की गति की 25% अधिक है। देखो एक रेलगाड़ी का मतलब हो गया ट्रेन मान लेते हैं, गाड़ी का मतलब यहाँ कार मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेलगाड़ी की गति एक कार की गति या फिर गाड़ी की गति से 25% अधिक है। इसको 100 माना, इसको हमने माना 125%। बात क्लियर है। तो ये स्पीड की बात कर रहे हैं, हम चाहें तो इसका रेशो ले लें स्पीड का, क्योंकि हमने तो पहले ही माना है। तो 25 चौक 100 है ना, 25 पंजे 125। तो स्पीड का रेशो आ गया हमारे पास 5 और 4 का। स्पीड का रेशो उल्टा होता है टाइम के रेशो का, ये बात पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जान लो आज से। बात क्लियर है। स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा हो गया, ये हो गया 4 और 5। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। दोनों एक्स बिंदु से, लेकिन कंडीशन ये है, ध्यान रखना कि डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, डिस्टेंस समान होना चाहिए, जब भी अपोजिट होगा, ठीक है। स्पीड टाइम के, खैर दोनों बिंदु x से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा z के लिए एक ही समय पर पहुंचते हैं। x तथा z एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रास्ते में रेलगाड़ी 30 मिनट के लिए एक स्टेशन पर रुकती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? एक चीज़ देखना, टाइम दे दिया हमें टाइम दे दिया 30 मिनट रुकती है, तो 30 मिनट रुकती है, तो इसका मतलब उनके जो टाइम में डिफरेंस आ गया वो 30 मिनट का आ गया। बात तो क्लियर है ना। तो इसका मतलब एक की वैल्यू 30 मिनट हो गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30 मिनट आ गई। तो एक की वैल्यू 30 मिनट आ गई, यहाँ पर मान लेते हैं हम एक बराबर हो गया 30 मिनट के। तो इसका मतलब यहाँ पर जो समय लिया होगा मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 150 मिनट लिए होंगे यहाँ पर। किसने? कार ने 150 मिनट लिए होंगे। अगर बात करते हैं ट्रेन की, तो ट्रेन ने लिए होंगे 120 मिनट। बात के लिए 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, और इसका मतलब हो गया 2 घंटे 30 मिनट। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और रेलगाड़ी की, ठीक है। तो रेलगाड़ी की गति, अब आपसे पूछिए रेलगाड़ी की गति, ठीक है। रेलगाड़ी क्या है? देखो रेलगाड़ी 2 घंटे में दूरी पूरी कर रही है, और दूरी कितनी दे रखी है आपको? डिस्टेंस जो दे रखा है, देखो एक्स तथा जेड से 150 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब दूरी हो गई कितनी? 150। अब 2 घंटे में पूरी करनी है, ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और ये टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या निकल जाता है? स्पीड निकल जाती है। तो स्पीड आ गई हमारे पास 75 किलोमीटर पर आवर। वो भी किसकी आ गई? ट्रेन की स्पीड निकल करके आ गई है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कह रहा है एल की आय एम की आय से 25% अधिक है। तो एल की आय एम की आय से 25% अधिक है, इसको 100 माना तो इसको हमने 125% मान लिया। कह रहा है कि एम की आय एन की आय की 75% है। देखो एम की आय एन की आय का 75%, तो इसको हमने फिर से 100 माना, इसको हमने फिर से अब इसको 100 माना तो इसको हमें 75 मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको एक काम कर लें, इसको काट लेते हैं अब, ठीक है। हम इसको रेशो को काट लेते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 तिया 75। देखो एम के 2 रेशो हैं तो दोनों को काटना पड़ेगा, ध्यान रखना। और 25 चौक 100 हमारे पास रेशो निकल करके आ गया कितना, 5 4 3 4। आप लोगों ने ये चीज़ सीखी होगी, रेशो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 तिया 15 कर देते हैं, 4 तिया 12 कर देते हैं, 4 चौक 16 कर देते हैं। और मैंने पहले कई बार वीडियो में ये चीज़ बताई है कि ऐसा क्यों कर देते हैं। चलो मैं एक बार फिर से और बता देता हूँ आपको, एल एम एन, ठीक है। अगर ये इसकी बात करते हैं तो ये कितना है, 4 है, ठीक है। और फिर से बात करते हैं किसकी, एम एन की। तो एम एन की वैल्यू जो निकल रही है 3 और 4 निकल रही है। देखो एक बार तो उसने कह दी 5 और 4 है किसकी, एल और एन की, और फिर कहता है कि एम और एन की वैल्यू कितनी है, 3 और 4 है। तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पर वैल्यू 4 दे रहा है, यहाँ पर वैल्यू 3 दे रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब देखना यहाँ से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, यहाँ करेंगे तो ये 4 तिया 12 आ जाएगा। अब देखो 12 12 दोनों सेम हो गए ना, ये भी 12 ये भी 12, 4 तिया 12, मतलब कि एम यहाँ पर भी 12 हो गया, एम यहाँ पर भी 12 हो गया, और ये हो गया 4 चौक 16। तो रेशो हमारे पास कितना आ गया, 15 12 16। अब देखो ये रेशो भी तो वही था जो ये रेशो आया है हमारे पास। तो मैंने पूरा कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, बात क्लियर है। तो ये रही हम लोगों की बात क्वेश्चन नंबर 17 की। और चलते हैं 18 की ओर, 18 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में आगे भी पूछा गया, सिर्फ रेशो ही नहीं पूछा था, थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं, है ना। मुझे लगा कि रेशो पूछा है, रेशो के साथ साथ कुछ और भी पूछा गया है। कह रहा है कि एल की आय एम तथा एन की संयुक्त आय के 30% के लगभग कितनी प्रतिशत होगी। देखो मैं बताता हूँ। कह रहा है कि एम तथा एन की आय, ठीक है, एम और एन की आय का टोटल कितना हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे एम और एन को अगर हम जोड़ते हैं तो ये बन रहा है 28, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एल की आय एम तथा एन की आय के 30%। अब देखो ये कह रहा है कि इसके 30% के बराबर है किसकी, एल की आय। तो एल की आय कितनी, इसका इन दोनों के सम के 30% के बराबर है एल की आय। बात क्लियर है, तो इसको बराबर में रख लिया, ठीक है ना। अब इसको काट लो, 0 से 0 कर दो, 3 पंजे 15 कर दिया हमने, बात क्लियर है। अब हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से देखना कि ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, 50 हो गया, 10 मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, 10 ना करके इसको और काटना है तो काट भी सकते थे वैसे तो, ठीक है। इसको 14 कर लिया, इसको 5 कर लिया, 2 से काट दिया, है ना। तो ये हो गया 55 25, उसको 25 लिख लो अभी तुम, है ना, 25। और ये हो गया कितना, 55 25 और 25/14। अब ये कह रहा है कि ये कितने परसेंट है, तो इनटू में 100% निकालते हैं तो हम, बस अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेट कर देते हैं। ये गया 7 और ये गया 50, ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया वो आ गया कितना, 250 को डिवाइड करना है 7 से, तो 250 को 7 से डिवाइड करना है। कि यहाँ पर 25 पंजे 125, ये 1250 हो जाएगा, है ना। इसको 1250 लिख लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 7 से भाग कर रहे हैं हम, तो ये हो गया हमारे पास 1250। 1250 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 गया, हमारे पास बचा 5, और 7 7 49 गया, ठीक है। यहाँ बचा हमारे पास 6, तो 7 8 56, तो 178% अप्रोक्स जाएगा। तो 178 किसी में नहीं दे रखा, तो हम सीधा टिक करेंगे, आंसर कितना 178, ये वाला आ गया आपका 178 अप्रोक्स रहेगा, आगे नहीं देखेंगे। चलिए तो ये अब कंप्लीट हो गया। वो पहले मुझे लगा कि रेशो ही पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन में आगे भी दिया गया था। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो वोटर एंड स्ट्रीम का वो तो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, उसमें डिजिट बदल देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन डिजिट वही अगर वही रखोगे तो नहीं आएगा। खैर इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन ठीक है, वोट एंड स्ट्रीम का। कह रहा है एक नाव बिंदु P से Q, देखो बिंदु P हैगा, P से Q तक जाती है, P से Q तक जाती है और 10 घंटे में जाती है। ठीक है, धारा के विरुद्ध 10 घंटे में P से Q, मार्कर लाइट लग रहा है क्या तुम लोगों को? 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ, है ना। P से Q तक जाती है, ठीक है, धारा के प्रतिकूल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, और धारा के अनुकूल अगले 10 घंटे में Q से R आती है। देखो Q से R आती है, Q से R, तो R करीब यहाँ पर होगा। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। P ये हो गया, P से Q, ठीक है, ये ऐसे हो गया। ऐसा क्यों लिया हमने, मैं बताता हूँ, देखना। देखो पहले तो पानी कुछ इस प्रकार से बह रहा था, पानी इस प्रकार से बह रहा था और नाव चल रही है इस हिसाब से, है ना। तो ये पहले तो विपरीत चल रही है, क्वेश्चन में दिया गया है ना कि ये पहले विपरीत चल रही है। अब जब पानी के अनुकूल चलेगी तो पानी के अनुकूल तो ऐसे ही चलेगी ना, तो इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर होगी, आर का स्थान जो होगा वो यहाँ पर होगा। भाई ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ी ना है कि पानी ऐसे बह रहा है, नदी में पानी ऐसे बह रहा है, तुम आगे चलते चले गए और तुम्हें आगे मिला कि नदी का पानी अब ऐसे बहने लगा, ऐसा थोड़ी ना होता, एक ही डायरेक्शन में बहेगा पानी। तो चलिए, तो यहाँ से Q से R तक की दूरी, अब यहाँ से यहाँ तक की P से R तक की दूरी क्वेश्चन में दी गई है 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। अब देखो मैं इसको करने का 2 तरीके बताऊँगा आपको, एक तो डायरेक्ट और एक आप वही है कि मान लेना कि कैसे कैसे हैगा। ठीक है, मान नहीं लेंगे, उसमें भी समझेंगे चीज़ों को। खैर एक चीज़ देखना, P से Q तक की जो दूरी है वो P से R तक की दूरी से कम होगी, ये बात तो निश्चित है। क्यों भाई? जब स्पीड माइनस हो रही है विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में वोट की स्पीड माइनस होती है कि वाटर की स्पीड से, इतनी बात क्लियर है ना। तो जब ये स्पीड कम होती चली जाएगी, जब पानी के विपरीत जाएगा तो स्पीड कम होगी, तो इसका मतलब दूरी भी कम तय करेगा। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि ये 40 की दूरी तय कर रहा है, मान लिया, मैं बता तो रहा हूँ आपको। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लेना या दूसरा तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा, वैसे कर लेना। ठीक है, पहले इसको समझना। मैंने कहा ये दूरी रही होगी 40। अब एक चीज़ बताना, अगर ये दूरी डिस्टेंस हमारे पास 40 है और वोट माइनस वाटर, डिस्टेंस हमने माना क्या 40, है ना, 40, वोट माइनस वाटर। देखो हमें नहीं पता कि वोट माइनस वाटर कितना हैगा, लेकिन उसने ये तो बोल दिया कि ये डिस्टेंस जो है इस टाइम में पूरा होता है, मतलब कि यहाँ से काटा तो इसका मतलब यहाँ से निकल कर के आ गया कि वोट माइनस वाटर की स्पीड 4 रही होगी। इतनी तो बात क्लियर है। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी चलता है ये 10 घंटे में, तो इसका मतलब 120 किलोमीटर की दूरी अगर वोट प्लस वाटर, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आएगी। या फिर हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं ना कि डिस्टेंस तो ये हो गया और हमारे पास टाइम कितना हो गया, टाइम दे रहा है ये 10 घंटे, ये 10 घंटे टाइम हो गया। बात क्लियर है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ से जो निकल जाएगी वोट प्लस वाटर निकल जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहा है। समझ पा रहे हो? तो वोट प्लस वाटर कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से 2 वोट, ठीक है, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया 16। तो यहाँ से वोट की जो स्पीड आ गई, वो बी की स्पीड, वोट की स्पीड आ गई कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की देखो वोट की जब 8 आ गई, यहाँ पुट करेंगे ये 8 प्लस W इक्वल टू 12, दोनों मिलाकर 12 हो रही है। तो एक की 8 है तो दूसरे की तो 4 रही होगी। आपसे वाटर की स्पीड पूछी थी, तो वाटर की स्पीड का मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। बात समझ पाए इतना? तो एक तरीका तो ये हो गया आप लोगों का करने का, कि आप इसे हिट एंड ट्रायल कह सकते हैं, कि अगर लग गया आपका, और वैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों में लग जाता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो वैल्यू ऐसी देगा कि आप एज्यूम कर सकते हो कि हाँ इसकी आधी वैल्यू क्यों ना रख दें हम। ठीक है, क्योंकि सेम टाइम लग रहा है और जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा कवर करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को ऐसे नहीं करना तो वो इसको ऐसे कर सकता है कि B माइनस W, भाई ये स्पीड ही तो आएगा, जब विपरीत डायरेक्शन में जा रही है तो ये स्पीड हो गई। अगर स्पीड की मल्टीप्लाई अगर मैं टाइम से कर दूं, मतलब कि 10 से कर देते हैं, तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक डिस्टेंस लिया है तो दूसरा डिस्टेंस बराबर कितना लिया होगा इसने, वोट प्लस वाटर। ठीक है, वोट प्लस वाटर मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से 80 किलोमीटर फालतू चल रहा है, ये 80 किलोमीटर फालतू चल रहा है, तो यहाँ प्लस का 80 लिख देते हैं। ठीक है ना, प्लस का 80 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 10B माइनस 10W बराबर हो गया 10B प्लस 10W।
ठीक है, और ये हो गया प्लस का 80। बात क्लियर है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर जाएगा ना प्लस माइनस, तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो tan b, ठीक है, tan b माइनस का, ये ना माइनस का होगा वैसे, क्योंकि फालतू जा रहा है ना इससे, इस साइन माइनस का होगा। 80 किलोमीटर माइनस होगा ना इसमें से, टोटल डिस्टेंस में से माइनस होगा। ठीक है, तो 80 फालतू था इसलिए माइनस में कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, बराबर होगा माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 20 चौक 80। तो वाटर की स्पीड यहाँ से निकल के आ रही है आपकी कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका आपका ये भी हो गया। आप हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो मेरे हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वैल्यू एग्जाम में ऐसी मिल जाती है कि आप तुरंत लगाएंगे, तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को क्या दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि P और Q के पास रेशो जो दे रखा है आप लोगों को 3 और 5 के अनुपात में दिया गया है कि राशि है P ने Q से 10 रुपये देता है तो राशि 1 हो जाती है। देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 5x हैगा और ये मान लिया हमने 3x है। इसने इसको दे दिए, इसने इसको ही तो दिए ना, P ने Q को 10 रुपये देता, अच्छा P देता है Q को, ये P हैगा ये Q है। देखो इससे 10 रुपये लिए जा रहे हैं और इसको 10 रुपये दिए जा रहे हैं, बात क्लियर है ना। इससे 10 माइनस ले लिए, इसको दे रहे हैं तो प्लस हो गया, तो बराबर रेशो हो गया 1:1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास 5 - 10 बराबर में 3x + 10। तो यहाँ से हो गया, इसमें माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास कितनी, x की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई x के साथ, x की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 5 कर देंगे इसकी, या फिर यहीं पर कर लो, मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 और 3 मल्टीप्लाई कितना 10, तो ये हो गया हमारे पास 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30-50 आपका आंसर हो जाएगा, 30 रुपये, 50 रुपये और 30 रुपये। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, और कंप्लीट हो चुके हैं आपके 20 क्वेश्चन, है ना। 2 होमवर्क में दिए हैं मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 1300 रुपये और 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, 1540 हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना 8 वर्षों में, पहले बड़े जो ज़्यादा वर्ष है उसको ले लेते हैं, 1540 हो जाती है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि कोई राशि हो जाती है तो इसका मतलब है वो अमाउंट है, और अमाउंट किससे मिलकर बनता है, मैंने काफ़ी रिपीट किया हुआ है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज से मिलता है। अब ब्याज चाहे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और 6 वर्ष में कितनी, 1300, तो 6 वर्ष में 1300। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, ये जो फालतू हो रहा है, अगर 6 वर्ष पे पैसे थे 1300, ठीक है, और 8 वर्ष में हो गए इतने, तो इसका मतलब ब्याज ही तो है जो बढ़ रहा है। तो कितना ब्याज बढ़ रहा है हम देख लेते हैं, 2 वर्ष में 240 रुपये ब्याज बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष में जो 1 वर्ष का ऐसा ही आ गया, वो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, तो आप कहेंगे 120 आ गया। मैंने कहा इसको 6 वर्ष का बना लो या फिर 8 वर्ष का बना लो, जिसका आपका मन करे उसको बना लो, है ना। हमने यहाँ 6 वर्ष का बना लिया, तो 1 वर्ष था, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का बन गया तो 720 रुपये हो गया। ये क्या है, ये अमाउंट है, अमाउंट है। अगर कोई राशि अमाउंट में से अगर हम इंटरेस्ट या फिर ऐसा ही घटा देते हैं, ऐसा ही घटा देंगे अमाउंट में से, देखो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही से मिलकर बनता है ना, इसमें से ऐसा ही निकाल देंगे तो प्रिंसिपल बचेगा, तो बस इसमें से 720 को इसमें से माइनस कर दिया, तो 1300 में से 720 जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 80 है, 12 5, तो आ गया हमारे पास कितना, 580। तो यही आप लोगों का आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।